हेलो। मैं डॉक्टर महेंद्र थोरी एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। ये पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी का लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था। एक बार एक क्विक रिकैप हम पिछले सेशन का ले लेते हैं। पांचों यूनिट्स का सिलेबस हमने डिस्कस किया। फिर हिंदी माध्यम और अंग्रेजी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बुक्स भी आपको बताई थी। उम्मीद है आपने कहीं ना कहीं से अरेंज की होगी। उसके बाद हमने ये देखने की कोशिश की थी कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, सोशल साइंसेज में उसका स्थान क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। यह जानना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि यहाँ एंथ्रोपोलॉजी जो एक मेजर सोशल साइंस है, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी उस मेजर सोशल साइंस का ही एक सब फील्ड है। ठीक है, तो उस रूप में सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ, उसके विभिन्न आयाम, उसकी विशेषताएं, उसकी प्रकृति, उसकी अध्ययन वस्तु, उसको स्कोप पर स्पेसिफिकली ध्यान देने से पहले एंथ्रोपोलॉजी के बारे में एक ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग हम थोड़ी सी बात कर लें उस पर, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सिस्टम ठीक रहेगा। तो ये देखिए, पिछले वीडियो में हमने जनरल एंथ्रोपोलॉजी जो सामान्य मानवशास्त्र है उसको दो भागों में हमने दो भागों की चर्चा की थी। एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, शारीरिक मानवशास्त्र, या जिसको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, और दूसरा है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सांस्कृतिक मानवशास्त्र। जहाँ जो पहला भाग है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसको भी कई सब फील्ड्स में बांटा गया है, जैसे कि ह्यूमन जीनियोलॉजी हो गया, ह्यूमन पेलियंटोलॉजी हो गया, सेमेटोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोमेट्री हो गया, बायोमेट्री हो गया। उसी प्रकार से जो सांस्कृतिक मानवशास्त्र है उसे भी कुछ सब फील्ड्स में बांटा गया है, जैसे आर्कियोलॉजी हो गया, एथनोलॉजी हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, जिसे एथनोमेथ्रोलॉजी, एक तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स या लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। उसी प्रकार एक व्यवहारिक मानवशास्त्र है। जो भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं मानवशास्त्रीय अध्ययनों के या जो फाइंडिंग्स हैं, उन सब का उपयोग हम डे टू डे लाइफ में किस प्रकार से कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे फोरेंसिक साइंस जो है, जो भी क्रिमिनल सीन्स होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए जो फोरेंसिक साइंस जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज हैं, जो फाइंडिंग्स है, उसका किया जाता है। तो इस चार्ट से स्पष्ट होता है कि जो सामाजिक मानवशास्त्र है वो सामान्य मानवशास्त्र में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ही एक सब फील्ड है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी जो विषय है उसके अध्ययन वस्तु और अध्ययन क्षेत्र जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है, स्टैटिक नहीं होता है, बल्कि समय बदलता है, मानवीय व्यवहार के आयाम बदलते हैं। उसी प्रकार से कुछ नए आयाम मानवीय अनुभव के हिस्सा बनते हैं, और उसी कारण से नए नए अध्ययन के क्षेत्र भी उभरते रहते हैं। इस क्रम में हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजी का जो स्कोप है वो भी निरंतर विस्तारित होता रहा है। और जहाँ आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के रूप में जहाँ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज की शुरुआत हुई थी, वो आज इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फेमिनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी, मार्क्सिस्ट एंथ्रोपोलॉजी, और सबसे लेटेस्ट की हम बात करें तो आपकी साइबर एंथ्रोपोलॉजी के स्तर तक आ गई है। तो ये एक ओवरऑल हमने देखा कि मानवशास्त्र का एक उपभाग सांस्कृतिक मानवशास्त्र, उसका एक उपभाग सामाजिक मानवशास्त्र है, जो आपका सेकंड पेपर है और जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब देखिए, सामान्य परिचय में हम देखें तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि यूरोपियन जो हिस्ट्री है, और यूरोपियन हिस्ट्री में एक जो मॉडर्न एरा है, जो जो इंसेप्शन या एक तरह से बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा जिसको बोलते हैं, मॉडर्न साइंसेस की शुरुआत का जो दौर था, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं और 19वीं शताब्दी, ये 500-600 वर्ष का जो समय है उसे हम सामान्यतया मॉडर्न एज के रूप में डिफाइन करते हैं। और लगभग 1700-1800 ईस्वी में ही, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के आसपास ही विभिन्न जो सामाजिक विज्ञान है उनका उद्भव हुआ था, धीरे धीरे उनका विकास होता गया। तो उसी हिसाब से जो एंथ्रोपोलॉजी है उसकी उत्पत्ति भी लगभग हम 19वीं सदी से मानते हैं। 19वीं सदी के जो पूर्वार्ध था उसमें इस प्रकार की परिस्थितियां बनी कि मानवशास्त्रीय अध्ययन
महत्वपूर्ण माने जाने लगे। विभिन्न जो मानवशास्त्री थे उन्होंने विभिन्न प्रकार की जो फील्ड स्टडीज़ की थी उनके बेसिस पे उन्होंने कुछ कुछ थियरीज डेवलप की, कुछ कंसेप्चुअल और मेथोडोलॉजिकल उन्होंने उनके उनके अचीवमेंट्स रहे जो आज भी कंटिन्यू हैं। और जहाँ 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था, जो लेटर फेज था, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी था, उसमें मानवशास्त्र वैश्विक स्तर पर एक तरह से अपना एक स्वायत्त, एक इंडिपेंडेंट और एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन साइंटिफिक स्टडी के रूप में वो धीरे धीरे विकसित होने लगा। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप देखिए अलग अलग विभाग खुलने लगे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें प्रोफेसर्स के रूप में उन्होंने प्रोफेशनल एक तरह से स्टेटस को प्राप्त किया। उन्होंने एक तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल जो मेथोडोलॉजिकल अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं उन्हें अडॉप्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मानवशास्त्र का उद्भव हुआ अन्य सामाजिक विज्ञानों के समानांतर ही, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानवशास्त्र का संस्थानीकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और प्रोफेशनलाइजेशन, पेशेवरीकरण की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ने लगी। अब आप देखिए कि सबसे पहले मनुष्य ने जो उसका जो एनवायरनमेंट है, दो तरह के एनवायरनमेंट की बात की जाती है। एक प्राकृतिक वातावरण, परिवेश जिसको नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं, और एक सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट या परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो प्रारंभ में मनुष्य के व्यवहार और मनुष्य की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसका ध्यान प्राकृतिक घटनाएं, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, वर्षा, पानी, आकाश, बारिश क्यों होती है, ये सभी जो प्राकृतिक घटनाएं थी इन्होंने मनुष्य को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। तो मनुष्य ने अपनी जो मेधावी होमोसेपियंस कहते हैं मानव को, तो वो अपनी बुद्धि के उपयोग से इन सभी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने पर मानव ने रुचि दिखाई, और जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक विज्ञान अस्तित्व में आए। लेकिन धीरे धीरे यह भी देखा गया कि मानव अपने जीवन के प्रति, मनुष्य के लिए, मनुष्य की जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए मनुष्य का स्वयं का जीवन भी हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रहा है। शुरू से ही मानव अपने समूह में अपने व्यवहार के विभिन्न जो आयाम है उनका व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए हमेशा वो एक तरह से जिसको बोलते हैं एक रिफ्लेक्सिविटी हमेशा से रही है। एक जिज्ञासापूर्ण, एक कौतूहल मानव में हमेशा से ही रहा अपने जीवन को लेकर, और उसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक विज्ञान है वो अस्तित्व में आने लगे। अब देखिए, चूंकि मानव को एक जो एनिमल किंगडम है, जीव जगत है, उसी का एक अनूठा प्राणी माना जाता है। अनूठा इसलिए माना जाता है कि बहुत सी स्पीसीज इस प्लेनेट अर्थ पर हैं, लेकिन केवल और केवल होमोसेपियंस जो हैं, आधुनिक मानव है, वही एकमात्र ऐसा एक प्राणी है जिसकी कल्चर है, जो संस्कृति का निर्माण कर सकता है। न सिर्फ संस्कृति का निर्माण कर सकता है बल्कि वह संस्कृति को धारण भी करता है और संस्कृति को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित भी करता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य संस्कृति का निर्माता, धारक और हस्तांतरणकर्ता, क्रिएटर, बियरर एंड ट्रांसमिटर ऑफ कल्चर है। उसने अपनी बौद्धिक क्षमता से जीवन को अनेक रूपों में संगठित किया और प्रकृति को नियंत्रित कर अपने उपयोग में लाने के लिए प्रयत्न किए। उसने अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक भौतिक व अभौतिक वस्तुओं, संस्थाओं, ज्ञान आदि का निर्माण किया, और इन सब से ही उसकी संस्कृति का निर्माण हुआ। इन सब को मिलाकर ही उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां और विरासत रही हैं, जिन्हें वो आगे से आगे हस्तांतरित करता रहता है। मानव और उसके विभिन्न क्रियाकलापों के सांगोपांग जो होलिस्टिक जो स्टडी है, उसे ही हम सामान्य रूप से मानवशास्त्र या नृविज्ञान या मानव विज्ञान या नृशास्त्र कहते हैं। अर्थात एक दूसरे शब्द में कहें तो मानवशास्त्र मानव, ह्यूमन बीइंग्स और मानव के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो हैं, जो वेरियस डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस हैं या वेरियस जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, उनका जो एक समग्र अध्ययन है, एक टुकड़ों में बांट के अध्ययन नहीं जैसा कि अन्य सामाजिक विज्ञान करते हैं, बल्कि मनुष्य और उसके कार्यों को उसकी संपूर्णता में अध्ययन करने वाला जो समाज विज्ञान है, जो मानविकी का विषय है या जो प्राकृतिक विज्ञान है, उसे हम मानवशास्त्र कहते हैं। अब मैंने 3 शब्द यहाँ यूज किए हैं कि मानवशास्त्र वह प्राकृतिक विज्ञान है, वह सामाजिक विज्ञान है, या वह मानविकी विषय है
जो ये करता है, जो वो करता है, वो हम आगे अध्ययन वस्तु और उसके जो स्कोप है, सब्जेक्ट स्कोप है, उसकी चर्चा करते समय देखेंगे। लेकिन यहाँ मोटे रूप से मैं मानव शास्त्र की प्रकृति के बारे में 3 शब्द यूज कर रहा हूँ कि मानव शास्त्र को कुछ मानव शास्त्री हैं वो इसे प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं, क्योंकि मानव शास्त्र का जो क्षेत्र है या उसके कई ऐसे उपभाग हैं जो प्राकृतिक विज्ञानों की जो अध्ययन पद्धतियां हैं, जैसे कि एग्जैक्ट मेजरमेंट, कंपैरिजन, ऑब्जर्वेशन, उनका उपयोग करते हैं और एकदम सटीक गणितीय निरूपण, जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल जो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है एंथ्रोपोलॉजिकल फाइंडिंग्स का या डेटा का, उसको वो करने की कोशिश करते हैं। तो इस रूप से देखें तो मानव शास्त्र के कुछ जो उपभाग हैं वो प्राकृतिक विज्ञानों के नज़दीक है, वहीं जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र है जो मानव की सांस्कृतिक जो विरासत है हर युग में और हर क्षेत्र में किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया तक कन्फाइंड नहीं है और एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड तक ही कन्फाइंड नहीं है एक एंथ्रोपोलॉजी का जो इंटरेस्ट है, बल्कि एक मानवशास्त्री का जो एक तरह से उद्देश्य या एक मानवशास्त्री की जो इंटरेस्ट है, कंसर्न है, वो समय और स्थान की सीमा से मुक्त है। एवरीवेयर एंड एवरी व्हेनेवर एंड एवरीवेयर, ये कह सकते हैं हम। तो वहां जो सांस्कृतिक सामाजिक मानव शास्त्र है उस रूप में देखें तो मानव व्यवहार का मेजरमेंट ठीक इतनी एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं किया जा सकता है जितना कि प्राकृतिक विज्ञान मैटर की स्टडी करते हैं। इसीलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जहां तक सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र की बात है तो वो प्राकृतिक विज्ञानों के नजदीक नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञानों के नजदीक है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, एक तीसरा वर्ग भी उभरने लगा जो प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के रूप में मानवशास्त्र की प्रकृति को बताने के साथ साथ इस तथ्य पर भी जोर देता है कि मानवशास्त्री का उद्देश्य या मानवशास्त्रीय जो अध्ययन है उनका उद्देश्य एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन सीन के बेटरमेंट के लिए जो भी थियोरेटिकल ज्ञान है, जो भी सैद्धांतिक ज्ञान है, उसका उपयोग कर मानवीय समाज को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर ले जाना भी मानवशास्त्रीय अध्ययन का उद्देश्य है, अर्थात एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस रूप में देखें तो मानवशास्त्र निस्संदेह मानविकी विषयों के अधिक नजदीक दिखता है। अब आप देखिए, मानव और उसके विभिन्न क्रियाकलापों के सांगोपांग होलिस्टिक अध्ययन को ही मानवशास्त्रीय निर्विज्ञान कहा जाता है। मानव शास्त्र मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, मानव जीवन, ह्यूमन लाइफ और मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी का जीवन जीने के सभी संभव तरीकों, एनकम्पासिंग ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ लिविंग लाइफ का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव उसके कार्यों को उसकी संपूर्णता में अध्ययन करता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये हम एज ए पशु जगत के एक सदस्य के रूप में मेंबर ऑफ ए किंगडम, एनिमल किंगडम मानकों का अध्ययन किया जाने लगा। इन्हीं प्रारंभिक अध्ययनों के फलस्वरूप मानवशास्त्र का उद्भव हुआ। यद्यपि मानव से जुड़े प्रारंभिक अध्ययन उनके शारीरिक लक्षणों से ज्यादा संबंधित थे, तथापि ये अध्ययन विभिन्न मार्गों से होते हुए आज सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययनों तक भी पहुंच गए हैं। अब हम देखिए मानवशास्त्र की अर्थ और उसकी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। मानवशास्त्र का जो अर्थ है, एंथ्रोपोलॉजी जो एक शब्द है, मानवशास्त्र वो अंग्रेजी के एंथ्रोपोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों एंथ्रोपोस और लोजिया या लोगोस, इसको लोजिया भी कहते हैं, लोजिया। ओके, एक पर्टिकुलर विद्वान है, उन्होंने लोजिया एंथ्रोपोस प्लस लोजिया के रूप में इसको परिभाषित किया है, एंथ्रोपोस प्लस लोजिया। तो जहां एंथ्रोपोलॉजी और लोजिया दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। एंथ्रोपोस का लिटरल मीनिंग होता है मैन और ह्यूमंस। It means it is something concerned with the humankind, with the humanity. और logos मतलब study, science और to a kind of discourse, एक प्रकार का वर्णन है। तो शाब्दिक अर्थ एटिमोलॉजिकली हम देखें तो मानवशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है मानव का विज्ञान, मानव का अध्ययन, साइंस ऑफ मैन और ह्यूमंस। वस्तुतः मानव के कार्यों का व्यवस्थित अध्ययन ही मानवशास्त्र में किया जाता है। अब देखिए
मानव के व्यवहार का अध्ययन तो अन्य सामाजिक विज्ञान भी करते हैं, जैसे मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया। मानवीय के विषय भी करते हैं, जैसे इतिहास हो गया, साहित्य हो गया, विभिन्न प्रकार की जो फाइन आर्ट्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, और ये कला वगैरह के जो संबंधित अध्ययन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह है, इनके द्वारा भी किया जाता है। लेकिन इन सभी के साथ साथ मानव शास्त्र का अंतर संबंध है। जो मानव शास्त्र ये अध्ययन है वो इन विषयों की सहायता भी करते हैं, और इन विषयों के जो अध्ययन है, जो फाइंडिंग्स है, जो थ्योरीज हैं, जो कंसेप्चुअल मेथडोलॉजिकल जो अचीवमेंट्स हैं, उनको ये बेधड़क स्वीकार भी करते हैं। बेधड़क उनके साथ एक प्रकार का गिव एंड टेक का रिलेशनशिप मानव शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों, अन्य मानविकी विषयों और अन्य कला से जुड़े हुए जो अध्ययन है उनसे बना रहता है। और इसे ही हम अंतर विषयात्मक प्रकृति, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं मानव शास्त्र की। तो हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों, मानविकी विषयों और कला संबंधी विषयों के साथ एक इंटेलेक्चुअल किनशिप है, एक प्रकार की बौद्धिक नातेदारी वो मानव शास्त्र की रही है। अब ये एक फ्लो चार्ट है, देखिए मानव शास्त्र में मानव का जो अध्ययन है वो 3 रूपों में करते हैं। प्रकृति के एक भाग के रूप में मानव का अध्ययन एज ए पार्ट ऑफ द एंटायर नेचर। दूसरा है प्राकृतिक जगत के एक सदस्य के रूप में मानव का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैन कंसिडरिंग मैन एज ए मेंबर ऑफ द एनिमल किंगडम। और तीसरा आपका देखो सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन, स्टडी ऑफ मैन एज ए क्रिएटर, बियरर एंड ट्रांसमिटर ऑफ कल्चर। तो इस रूप में मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन करता है, एक होलिस्टिक अध्ययन करता है। मानव शास्त्री मनुष्य की किसी विशिष्ट समूह मात्रा अथवा इतिहास के किसी विशेष काल से संबंधित नहीं है, ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं, बल्कि यह है सभी स्थानों और सभी कालखंडों से संबंधित मानव के जीवन के भौतिक पक्षों, मानव के जीवन के शारीरिक पक्षों, मानव जीवन के सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों और सामाजिक संगठनों का ये अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत हम करते हैं। तो इस रूप में देखें तो मानव शास्त्र एक बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट है। अब हम कुछ परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं मानव शास्त्र की। देखो परिभाषाएं लिखते समय एक बात आपको, वन थिंग यू मस्ट बियर इन योर माइंड इज दैट परिभाषाएं हमें एग्जाम में लिखनी है। जहां पे भी परिभाषा या डिफाइन शब्द आता है, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिफाइन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, डिफाइन कल्चर, वहां हम कुछ प्रोफेसर्स या एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो विद्वान हैं उनकी लिटरली उन्हीं के शब्द जो उनकी बुक्स में, अगर बुक्स का नाम भी आप याद रखवाएं तो बहुत अच्छी बात है, उन बुक्स का नाम लिखते हुए उस विद्वान, उस समाज, उस मानव शास्त्री का नाम मेंशन करते हुए उनकी परिभाषा लिखनी है। अब देखिए पहली परिभाषा है E.A. होबल जो है उन्होंने दी है, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, ये इनकी बुक का नाम है। ये मानव शास्त्री हैं। उन्होंने मानव शास्त्र को कैसे परिभाषित किया है? मानव शास्त्र मानव उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। देखिए आप नोट कीजिए, समस्त कार्यों का अध्ययन है। अपने संपूर्ण अर्थ में यह मानव की प्रजातियों और प्रथाओं का अध्ययन है। अब प्रजातियों रेस शब्द आ गया, और प्रथाओं जो कस्टम्स है। अब इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं इसका। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड ऑल ऑफ हिज वर्क, उसके सभी प्रकार के कार्य इन इट्स फुलेस्ट सेंस। व्यापकतम दृष्टि से देखें तो इट इज द स्टडी ऑफ रेसेस एंड कस्टम्स ऑफ मैनकाइंड, या ह्यूमन काइंड या ह्यूमन रेस, यानी कि जो दुनिया भर में जो रेसेस, मानव की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें समानताएं, विभिन्नताएं, उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके जो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू हैं, उन सबको सम्मिलित करते हुए हम मानव शास्त्र में अध्ययन करते हैं। दूसरी परिभाषा आप देख लीजिए, ये है एल क्रोबर साहब की, इनकी बुक का नाम था एंथ्रोपोलॉजी। इन्होंने मानव शास्त्र को कैसे परिभाषित किया है? मानव शास्त्र मनुष्यों के समूहों और उनके व्यवहार व उत्पादन का विज्ञान है। एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंस ऑफ ग्रुप्स ऑफ मैन, यानी कि ग्रुप लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयर बिहेवियर, उनका व्यवहार और देयर प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का यहाँ कहने का मतलब है कि अपने जो उनका जो इकोनॉमिक सेटअप है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो जो करते हैं, अपने जीवन की विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं, इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए अपने चारों ओर के सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के साथ एक प्रकार का सामंजस्य, एडप्टेशन स्थापित करने के लिए जितनी भी प्रकार की चीज़ों की, जितनी भी टेंजिबल, इनटेंजिबल, भौतिक, अभौतिक चीज़ों का वो उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, उपभोग करते हैं, विनिमय करते हैं, उन सभी क्रियाओं से के एक परिणाम स्वरूप जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक इकोनॉमिक सब सिस्टम, एक पॉलिटिकल सब सिस्टम, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक कल्चरल सब सिस्टम, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल आपके जो स्ट्रक्चर है, इनका निर्माण होता है, उन सब का अध्ययन मानव शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी जैकब्स वेस्टर्न की, इनकी बुक का नाम था जनरल एंथ्रोपोलॉजी। इन्होंने मानव शास्त्र को परिभाषित करने के संबंध में बताया है कि मानव शास्त्र मानव जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक की, ये देखिए जन्म से लेकर वर्तमान काल, जो टोटल ह्यूमैनिटी, नो
part, no place on this planet and no part in the history of human beings is left untouched. कि शारीरिक यानी कि बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, सामाजिक, सोशल एवं सांस्कृतिक विकास और जो कल्चरल डेवलपमेंट है, आपका जो इवोल्यूशन है, उनका अध्ययन करते हैं तथा व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये एक वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि जैकब्स वेस्टर्न जर्नल जो एंथ्रोपोलॉजी है उसको वैज्ञानिक अध्ययन मानते हैं कि अब वैज्ञानिक अध्ययन हो तो अब दो प्रकार के वैज्ञानिक अध्ययन हो सकते हैं, प्राकृतिक वैज्ञानिक अध्ययन और सामाजिक वैज्ञानिक अध्ययन। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो इन्होंने परिभाषित किया, एंथ्रोपोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फिजिकल, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स सिंस देयर अपीयरेंस ऑन द अर्थ। अब आप देख लीजिए होमो सेपियंस कितने लंबे समय से इस पृथ्वी पर हैं, उस समय से लेकर आज तक जो कुछ भी मानव ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न विकास स्तरों पर, विभिन्न जो इवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, उनमें जो कुछ भी किया, हथियार बनाए, शिकार के लिए हथियार बनाए, पेंटिंग्स बनाई, कपड़े बनाए, आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, लैंग्वेज का आविष्कार किया, सोशल रिलेशंस का आविष्कार किया, लीडर्स आए, उनमें कोऑपरेशन डेवलप हुआ। जो शिकार की जो घटना है वो पहला एक ऐसा एक्टिविटी मानी जाती है जिसमें म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और एक प्लानिंग और मैनेजमेंट जैसे जो स्ट्रिक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है उनका जन्म हुआ। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो देखिए हर्स्कोविट्स की है। ओह माय गॉड, ये जो हर्स्कोविट्स हैं, इनकी बुक का नाम था मैन एंड हिज वर्क्स। तो हर्स्कोविट्स एक इनकी जो डेफिनेशन है वो छोटी होती हैं लेकिन बहुत लंबी कहानी वो बता देती हैं। इस पर्टिकुलर जो एक मोड ऑफ राइटिंग है इसको बोलते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। थोड़ा साइड की चीजें पढ़ लेते हैं अपने। देखिए, मानव शास्त्र, मानव उसके कार्यों का अध्ययन है, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ मैन एंड हिज वर्क्स। कल्चर को भी इन्होंने बहुत छोटे रूप में परिभाषित किया है। कल्चर इज द मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति है। ओके, आगे देखते हैं, अपने दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। ये मजूमदार मदान, अब थोड़े एक दो इंडियंस की भी ले लेते हैं अपने। इनकी बुक का नाम था इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। बहुत ही अच्छी, छोटी और सटीक, जिसको गागर में सागर बोलते हैं, उस स्टाइल से लिखी गई है ये किताब। इसमें देखिए मानवशास्त्र को परिभाषित करते हुए मजूमदार मदान सर ने कहा है, मानवशास्त्र मानव के उद्भव यानी कि ओरिजिन, विकास का जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन, उसका शारीरिक, फिजिकल, सांस्कृतिक, कल्चर एंड सामाजिक दृष्टिकोण से और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करता है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द इमर्जेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम द फिजिकल, कल्चर एंड सोशल पॉइंट्स ऑफ व्यूज। ओके, स्पष्ट है, इसमें ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता है नहीं। पेनीमैन ने देखिए लंबी परिभाषाएं खूब सारी नहीं लिखेंगी। पेनीमैन की जो की टर्म है ना, उसे हम देखेंगे। मानव संबंधी अध्ययन बताया है मानव शास्त्र को। स्टडीज दैट आर कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन सीन, ह्यूमन नेचर, फिजिकल एंड कल्चरल बोथ। फ्रेंच बोआस हैं, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी माने जाते हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। इन्होंने जो डेफिनेशन दी, उसका जो की फ्रेज है या की टर्म है वो देखिए, मानव समाज के इतिहास का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव समाज के इतिहास का और द इवोल्यूशन और द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बील्स व हॉइजर ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, मनुष्य के शारीरिक और सांस्कृतिक विकास के नियमों तथा सिद्धांतों का अनुसंधान करने वाला विज्ञान है। यानी मनुष्य के शारीरिक, फिजिकल और सांस्कृतिक विकास और जो कल्चरल इवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है, उसके नियमों का जो हिडन रूल्स हैं, क्या जो पैटर्न्स हैं, जो लॉ लाइक रेगुलरिटीज हैं, क्या हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस प्रकार से करते हैं और कौन, क्या हमने किया भी है क्या आज तक, तथा सिद्धांतों का अनुसंधान करने वाला विज्ञान, ये रिसर्च ओरिएंटेड है। अब देखिए, ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं, आपको एग्जाम में इन सभी डेफिनेशंस को समराइज करते हुए फाइनली कंक्लूड करना है कि आप किस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी का अर्थ बता सकते हैं। तो देखिए, उपयुक्त परिभाषाओं से क्या स्पष्ट होता है? मानवशास्त्र मानव स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज के जन्म से लेकर वर्तमान तक के जो विकास यात्रा है, उसमें उद्भव, विकास एवं उसके क्रियाकलापों का एक समग्र अध्ययन, एक होलिस्टिक अध्ययन है, नो डाउट। आगे देखें, यह मानव जीवन के शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पक्षों तथा उनकी संपूर्णता में अध्ययन करता है, ओके, नो डाउट। मानव शास्त्र विभिन्न युगों में विभिन्न स्थानों पर विद्यमान अतीत व समकालीन, यानी कि जो पास्ट एंड प्रेजेंट, जो पास्ट है प्रेजेंट, उन दोनों ही स्थितियों में मनुष्य के विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक स्तरों, आदिम व सभ्य, देखो प्रिमिटिव एज वेल एज मॉडर्न। शुरुआत में ऐसा कहा जाता था कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनकी रुचि जो आदिम समाज है, प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं, प्री मॉडर्न, प्री लिटरेट जो सोसाइटीज हैं, सिंपल बैकवर्ड काइंड ऑफ सोसाइटीज हैं, उनका अध्ययन करना है। लेकिन समय बीतता गया,
धीरे-धीरे ये महसूस किया जाने लगा कि जो हमने आदिम और सभ्य के रूप में विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं को परिभाषित किया है, रेस के रूप में विभिन्न प्रकार की जो रेशियल स्टॉक्स को परिभाषित किया है, वो जो अवधारणा है वो त्रुटिपूर्ण है। ये एक लंबी डिबेट है जिस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल पे हमें थोड़ा-सा देखना है। आगे जैसे-जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा, हम इस पे इन डिबेट्स पे भी चर्चा करते रहेंगे। तो मानवशास्त्र मॉडर्न, प्रिमिटिव, पास्ट और प्रेजेंट सभी प्रकार की और सभी हर कालखंड की जो विद्यमान संस्कृतियां थी, मानव संस्कृति थी, उनका अध्ययन करता है। अर्थात यह स्वयं को किसी स्थान, समय विशेष या किसी विशेष सांस्कृतिक स्तर के अध्ययन तक सीमित नहीं रखता है। परिणाम स्वरूप इसका अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। इसका स्कोप जो है वो बड़ा एनसाइक्लोपीडिक है। तो अब एक थोड़ा-सा मैंने भी कुछ लिख दिया है, अब इतने बड़े-बड़े विद्वान कुछ लिख रहे हैं, तो थोड़ा मैं भी छोटा-मोटा कंट्रीब्यूशन तो दे ही दूँ। वेयर देयर इज़ लाइफ इन द पास्ट एंड प्रेजेंट देयर इज़ द स्कोप ऑफ अप्लाइंग सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जहाँ कहीं भी जीवन रहा है या है, वहाँ समाजशास्त्रीय जो पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य, उसको लागू किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय जो लेंस है, आई है, आँख है, उससे अध्ययन किया जा सकता है और कुछ यूज़फुल फाइंडिंग्स हम प्राप्त कर सकते हैं, जिनका उपयोग हम ह्यूमन जो रेस है, उसका जो फ्यूचर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है, उसको अच्छी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का अपने आप में एक सब्जेक्ट मैटर होता है। निष्कर्षतः मानवशास्त्र के अर्थ को डॉक्टर एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे साहब ने अपनी पुस्तक मानव और संस्कृति, यही पुस्तक है जिसकी फोटो आपने शुरू-शुरू में देखी भी होगी। मैंने हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को सजेस्ट की ये बुक। इन्होंने कंक्लूडिंग एक तरह से रिमार्क दिया है मानवशास्त्र के अर्थ को। प्राणी शास्त्र की शाखा के रूप में, अब देखिए प्राणी शास्त्र की, बायोलॉजी की जो एक ब्रांच के रूप में मानवशास्त्र, तो यहाँ ऑटोमेटिकली पहला ही जो सेंटेंस है स्पष्ट हो जाता है कि एस.सी. दुबे प्राकृतिक विज्ञानों की, इसको प्राणी शास्त्र से इसके तुलना कर प्राकृतिक विज्ञानों के परिवार में इसको शामिल कर लेते हैं। प्राणी शास्त्र की शाखा के रूप में मानवशास्त्र प्राचीन और आधुनिक मानने के विभिन्न समूहों की शारीरिक रचना, जो एक तरह से फिजियोलॉजिकल और जो एक मोर्फोलॉजी जो है ह्यूमन, और प्रक्रियाओं और प्रोसेसेस की समानताओं, सिमिलरिटीज, भिन्नताओं, वेरिएशन यानी कि डिफरेंसेस का विश्लेषण और वर्गीकरण करता है। दूसरी ओर, अब ये दूसरा सोशल साइंसेस के नज़दीक उन्हें के रूप में उन्हें देखते हैं। दूसरी ओर एक सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन के रूप में वह इसी प्रकार विभिन्न संस्कृतियों की रचना, संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि ये नेचुरल साइंस के रूप में और सोशल साइंस दोनों के रूप में श्यामाचरण दुबे साहब ने इसको परिभाषित किया है।